हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी जीके जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, 20 के 20 क्वेश्चन आपके न्यू टॉपिक यानी कि न्यू पैटर्न के आधार पर रहेंगे कि आपको जीके जीएस से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक बाय टॉपिक रखे हैं और कुछ नोट भी उपलब्ध कराए हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ जाए। तो हमारी जीके जीएस का पहला क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों, वो रहेगा हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में की गई है। तो दोस्तों, आपको एक टॉपिक किससे आएगा, स्थापना, ठीक है ना। कोई सा भी हो दोस्तों, आपको किससे रिलेटेड आएगा दोस्तों, स्थापना से, ठीक है ना। अब वो कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही हो, लेकिन दोस्तों वो स्थापना से रिलेटेड एक टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या 1885 में की है। अब देखो, कुछ मैंने आप लोगों के लिए नोट रखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटना यानी कि जिनकी स्थापना हुई है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो आपको कहना है सन 1885 में, ठीक है ना। यदि बंगाल का विभाजन की बात की जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को। यदि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को, ठीक ना। और होम रूल लीग की आंदोलन कब है, तो 28 अप्रैल 1916 को, ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड किससे हैं, तो 9 अप्रैल 1919 से हैं, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1912 से हैं, ठीक है ना। और साइमन कमीशन 1928 में, ठीक ना। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1930 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दांडी यात्रा की बात की जाए यदि आपसे, तो 12 मार्च 1930 में, ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो 13 जनवरी 1930 का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त से 9 अगस्त 1942, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, इसमें से इंपॉर्टेंट आपको क्या रखना है, एक तो रखना है आपको ये दोनों शुरू के रखने हैं, जलियांवाला असहयोग, ठीक है ना, कांग्रेस और सविनय और गांधी और ये वाला, ठीक है ना। तो ये आपको 6-8 जो मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। स्थापना वाली, स्थापना या आंदोलन से रिलेटेड आपको एक जी के जीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा दोस्तों, तो एक आपको युद्ध से रिलेटेड आएगा, ठीक है ना, युद्ध से। तो जैसे कि सन 1876 में हल्दी घाटी का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में, ठीक है ना। अब कुछ युद्ध से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाकर रखी है, तो आप नोट जरूर कर लें। देखो, जितने भी मैं आपको नोट उपलब्ध करा रहा हूँ सभी के सभी नोट्स आपकी कॉपी में नोट्स होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी वही नोट्स हैं दोस्तों जो कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने अगल से लाए हैं, लेकिन दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये दरअसल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर युद्ध का नाम है, ठीक है ना, यहाँ पर सन है और यहाँ पर क्या है, किन दो राजाओं के बीच में हुआ है। जैसे कि बात की जाए कलिंग की लड़ाई, ठीक है ना, तो कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। किन किन राजाओं के बीच हुई थी, अशोक सम्राट और कलिंग के बीच, ठीक है ना। यदि बात की जाए ताइवान का प्रथम युद्ध की, तो वो 1911 में हुई थी। कौन कौन के बीच में हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना, तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किन किन के बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच, ठीक है ना। भारत चीन का युद्ध 1962 से लेकर भारत का और चीन के बीच हुआ था, ठीक है ना। और भारत का प्रथम पाक युद्ध कब हुआ था, 1965 में। और द्वितीय कब हुआ था, 1961 में, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है ना। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था, ठीक है ना। ये कितने साल चला था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है ना। फिर द्वितीय हुआ था 1780 से लेकर 1784, ये 4 साल तक चला था, ये भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है ना। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है ना। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 से लेके
1929 में बाबर और महमूद लोधी के बीच। अब इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से रखने हैं वो आप मैं बताता हूँ। तो कालिंग की लड़ाई रखनी है, पानीपत, ये तीनों रखनी है, ठीक है ना। हल्दी घाटी, भारत चीन, ये और तिती, ठीक है ना, और घाघरा और ये खानवा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें नोट जरूर कर लेनी है, ठीक है ना। नोट तो आपको सभी के सभी करनी है, क्योंकि ये सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों के नोट के रूप में डाल दिए हैं यहाँ पर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक से पूछा जाएगा दोस्तों। तो एक आपसे नारा, ठीक है ना, यानी नारी, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनने क्या नारे दिए थे, तो नारे से रिलेटेड एक टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा चुका है कि पूर्ण स्वराज, यह नारा किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था, ठीक है ना। क्या दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पूर्ण स्वराज, ठीक है ना। अब देखो नारे से कुछ रिलेटेड यहाँ पर लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए जारी की है। तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्बोधन के नारे हैं, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पूछा जा चुका है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्धि अधिकार है, तो ये जो नारा दिया था ये बाल गंगाधर किसने दिया था, तिलक ने दिया था, ठीक ना। फिर आपसे पूछा जाएगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान किसने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ठीक ना। अब नेता सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें वो जो कि इम्पोर्टेंट है, IMP है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 3 नारे दिए थे, एक दिया था दिल्ली चलो, ठीक है ना। दूसरा जो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और तीसरा नारा दिया था जय हिंद, जो कि मैंने यहाँ पर बगल में लिख कर रखा है। बगल में मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था, ठीक है ना। फिर बात की जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्होंने भी 2 नारे दिए थे, एक दिया था पूर्ण स्वराज और दूसरा दिया था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है ना। फिर हिंदू हिंदू और हिंदुस्ताना ये भारत तेंदुलकर ने दिया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। और वेदों की और लौटो ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है ना। इनकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह ने दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और गांधी जी, ठीक ना, गांधी जी ने भी 2 नारे दिए थे, एक दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो और दूसरा दिया था करो या मरो, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर चौथा दिया था विश्व विजय तिरंगा प्यारा, तो ये श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। और राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा आपका, तो सभी नारे को आप नोट कर लें, ठीक ना। ये नारे तो बहुत सारे हैं, दरअसल ये नारे वो नारे हैं जो कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत की प्रमुख रचना पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो एक दोस्तों आपसे रचना से रिलेटेड आएगा, यानी कि किताब से रिलेटेड एक क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो मैंने इसके बाद जो लिस्ट बनाई है उसमें पूरी किताबों का मैंने वर्णन किया है। पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि जो पंचतंत्र की रचना की है वो विष्णु शर्मा ने की है। किसने की है, विष्णु शर्मा ने की है। अब देखो यहाँ पर कुछ रचनाओं के नाम हैं और उनके रचनाकार के नाम भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं IMP बाद में बताऊँगा, पहले आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ। तो पंचतंत्र की रचना दोस्तों विष्णु शर्मा ने की है, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है, विशाख दत्त ने की है। नाटक शास्त्र की रचना भरत सेन मुनि ने की है। कामसूत्र की पाषाणयान ने की है। नीतिसार की कामतकर ने की है। बुद्ध चरित्र की अश्वघोष ने की है। अमरकोश की अमर सेन ने की है। बृहत संहिता की बारहमहन ने की है, ठीक ना। चरक संहिता की किसने की है, चरक ने की है। अष्टाध्याय की किसने की है, पाणिनि ने की है। लीलावती की भास्कराचार्य ने की है। महाभाष्य की पतंजलि ने की है। नवरत्न की वीरसेन ने की है। गीत गोविंद की किसने की है, जयदेव ने। ये दोस्तों आपके पास जो आए हैं ना 12 के 12, ये सभी के सभी रचनाएं एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं लेकिन ये एग्जामों में रिपीट हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब इनमें से इम्पोर्टेंट कौन है वो आप देख लीजिए। तो एक आपकी पंचतंत्र रहेगी, एक दूसरी कामसूत्र रहेगी, तीसरी बुद्धिचरित्र रहेगी और एक ब्रह्म संहिता रहेगी, ठीक ना। यहाँ पर अष्टाध्याय, लीलावती, महाभाष्य, नवरत्न ये दोस्तों सभी के सभी रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि 4 ये और 4 ये 8, तो 8 इंपॉर्टेंट है, बाकी के थोड़े कम हैं, ठीक है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो सभी को नोट जरूर कर लें आप। देखो दोस्तों मुझे यहाँ पर कुछ शिकायत मिल रही है कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट और शेयर जरूर करते चलें, ठीक है ना। इसमें आप कंजूसी बिल्कुल भी मत करना वरना मेरा मनोबल टूट जाएगा, ठीक है ना। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों आजकल
वंश से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रही हैं, ठीक ना, खासकर गुप्त वंश से, ठीक है ना। तो गुप्त वंश से भी आपका एक टॉपिक बनेगा, ठीक है ना। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी सी गुप्त ने। लेकिन दोस्तों हम वास्तव में किसे मानते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। किसे मानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन दोस्तों उसकी स्थापना वास्तव में किसने की थी, सी गुप्त ने की थी, ठीक ना। अब देखो गुप्त वंश से रिलेटेड कुछ जानकारी यहाँ पर दी है, जैसे कि आपसे मैंने कहा था। तो गुप्त वंश से रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा, उनके शासक व उनके शासनकाल, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जाए कि गुप्त वंश का शासनकाल किस सन से किस सन तक था, तो 275 से लेकर 570 तक किसका था, गुप्त वंश का शासनकाल था। यहाँ पर शासक के नाम है और यहाँ पर शासनकाल के नाम है। अब दोस्तों एक मैं आपको बता दूँ एक बात, कि आपको ध्यान क्या रखना है कि दरअसल आपको ये क्रम से याद रखनी है, ठीक है ना। क्या करना है, क्रम से, क्योंकि दोस्तों 3 ऑब्जेक्ट ऐसे आ चुके हैं एग्जामों में जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने पता है ना क्या पूछा था कि गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन है, तो दोस्तों उन्होंने ऑब्जेक्ट में दिखा था कि प्रथम गुप्त, समुद्रगुप्त, द्वितीय गुप्त या फिर कौन सा गुप्त है, ठीक ना। तो दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट में लगाना था समुद्रगुप्त। उनने डायरेक्ट नहीं पूछा था कि समुद्रगुप्त का शासनकाल किस सन से किस सन तक था, उनने ये पूछा था कि गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन था, तो कौन था, वो समुद्रगुप्त था, ठीक है ना। कौन था, समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, क्रम से याद रखना है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं थोड़ी डिटेल से। तो यहाँ पर दोस्तों पहले नंबर पर कौन शासक है, चंद्रगुप्त प्रथम। इनका शासनकाल 319 से लेकर 335 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है ना। फिर द्वितीय जो थे वो थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का दोस्तों 335 से लेकर 375 तक माना जाता है। तीसरे कौन थे, चंद्रगुप्त तृतीय थे, जो कि 380 से लेकर 442 तक माना जाता है, ठीक है ना। फिर चौथे कौन थे, कुमारगुप्त प्रथम थे, जो कि 412 से लेकर 455 तक इनका शासनकाल माना जाता है, ठीक है ना। पाँचवें नंबर पर कौन थे, स्कंदगुप्त थे, जो कि 455 से लेकर 468 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आपको पाँचों के पाँचों क्रम से याद रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगल अगल से आप याद करोगे। जैसे कि मैंने अभी हाल आपसे कहा था कि गुप्त वंश का यदि आपसे पूछा जाए कि तृतीय शासक कौन है, तो आपको लगाना है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। यदि आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन है, तो समुद्रगुप्त है। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या है, क्रम से याद रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको जीएस यानी कि जी के साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। वो रूपांतरण करने वाली कुछ उपकरणों के नाम देती हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला निम्न में से कौन सा उपकरण है। तो दोस्तों आपको जाहिर सी बात है कि विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा दोस्तों आपने विद्युत मोटर का नाम सुना होगा कि विद्युत मोटर दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देती है, परिवर्तन कर देती है, ठीक है ना। और जो लाउड स्पीकर है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा में कर देता है। जो सोलर सेल है वो सौर ऊर्जा यानी सूर्य की किरणों को क्या में विद्युत ऊर्जा और उसमें ऊर्जा में कर देता है, ठीक ना। और जो विद्युत हीटर है तो विद्युत को दोस्तों किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है कि यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, विद्युत मोटर, ठीक है ना। क्या हो जाती है, विद्युत मोटर। अब देखो मैंने जैसे कहा था कि रूपांतरण करने वाली कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने देकर रखी हैं जो कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आजकल दोस्तों ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले उपकरणों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर जो 10 यहाँ पर देकर रखे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी पूछे जा चुके हैं, ठीक ना, एग्जामों में। तो यहाँ पर पूछा जा चुका है डायनेमो। तो यदि आपसे पूछा जाए कि डायनेमो दोस्तों किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदल देती है, कौन, डायनेमो, ठीक है ना। यदि बात की जाए माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, ठीक ना। और जलता हुआ कोयला क्या कर देता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर देता है, ठीक ना। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कर देता है। विद्युत बल्ब किस में कर देता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, ठीक ना। और जो हमारा क्या है, सरल सेल है, सरल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सोरल है, ठीक ना। इसे यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक ना। जो मोमबत्ती है दोस्तों वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उसमें ऊर्जा में क्या है, कन्वर्ट कर देती है, ठीक ना। और विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा विद्युत हीटर क्या है कि विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में प्रकाशित कर देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, प्रकाश विद्युत सेल। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या संचित कर देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ उपकरण हैं और उनके रूपांतरण करने वाली ऊर्जाओं के नाम है। तो आपको ये क्रम से नहीं होना चाहिए, या चाहे जैसे कर सकते हो, ये इनमें कोई क्रम नहीं चलता, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन आपको याद जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो बनेगा हमारे देश की आसपास की, क्या है, जो हमारा देश है तो आसपास के जो देश हैंगे उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। किन से? हमारे आसपास के देश से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या बना है कि चीन की सीमा हमारे देश के किन किन राज्यों से स्पर्श करती है। तो सभी को पता है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो इन सभी से क्या करती है, चीन की जितनी भी सीमा है वो हमारे इन 5 राज्यों से क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर मैंने नोट देखा है आपके लिए कि पड़ोसी देश तथा सीमा से जुड़े राज्य, ठीक ना। यदि दोस्तों यहाँ पर देश के नाम है और यहाँ पर सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं। यदि बात की जाए चीन की, तो चीन में दोस्तों हमारे 5 राज्य स्पर्श करते हैं। देखो कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड और सिक्किम, ठीक है ना। यदि बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में दोस्तों हमारे 4 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है ना। यदि बात की जाए अफगानिस्तान की, तो इस पर केवल एक ही राज्य करता है, ठीक है ना, वो जम्मू कश्मीर। यदि बांग्लादेश की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें भी 5 राज्य करती हैं, ठीक है ना। यदि नेपाल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, इसमें भी 5 करती हैं। लेकिन आपको एक बात इसमें पता नहीं होगी कि नेपाल देश की दोस्तों सुरक्षा हमारी इंडियन आर्मी करती है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कौन करती है? हमारी इंडियन आर्मी, ठीक ना। किससे लड़ती है? चीन से, ठीक। फिर बात करते हैं भूटान पे, हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो भूटान की सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों से करती है और ये भी 4 राज्यों से, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, देखो डायरेक्ट भी बन सकता है। यदि वो पूछे कि बंगाल की, ठीक ना, बांग्लादेश की कितनी, माने कि जो सीमाएं हैं वो हमारे राज्य के कितने से स्पर्श करती है, तो डायरेक्ट में आपसे 5 राज्य भी दे दिया जाएगा, ठीक है ना। 1, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, तो आपको लगाना 5 राज्यों से, ठीक है ना। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि अफगानिस्तान के हमारे राज्यों से कितनी सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो आपका हो गया 1 राज्य, ठीक ना। एक राज्य भी बोल सकते हैं या फिर उसका नाम भी दे सकते हैं, ठीक, समझ रहे ना। और हमारे दोस्तों देश में कुल मिलाकर 7 देश स्पर्श करते हैं, वो यहाँ पर डिटेल्स में आपको देकर रखी है, ठीक है ना। तो एक आपको पड़ोसी देश तथा उससे सीमा से जुड़े राज्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों बुक से। किससे? बुक से। अब ये वो वाली बुक नहीं कि किसने क्या लिखी, वो नहीं, ठीक ना। आपने नाम सुना होगा ग्रीन बुक, ग्रे बुक, ब्लू बुक, येलो बुक, ठीक ना, रेड बुक, इस टाइप का नाम सुना है ना, वाइट पेपर। तो ये वाली बुक से अधिकतम एक टॉपिक पूछा जाता है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद हम वो देखेंगे। इटली और ईरान के राजकीय सरकार दस्तावेजों के रूम में कौन सी बुक का प्रकाशन किया जाता है, तो दोस्तों वो किया जाता है ग्रीन बुक का। किसका? ग्रीन बुक का। किन किन देशों के लिए? इटली और ईरान के, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बुकों के नाम है, यहाँ पर देश के नाम है कि कौन सी बुक किस देश में चलती है। तो देखो दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं अपने देश की, तो हमारे देश में दोस्तों वाइट पेपर चलता है। कहाँ पर चलता है? वाइट पेपर। किसके लिए दोस्तों? सरकारी रिपोर्ट के लिए, ठीक है ना। सरकारी रिपोर्ट के लिए वाइट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों इटली में ग्रीन बुक का उपयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? राजकीय प्रकाशन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों राजकीय प्रकाशन के लिए ग्रीन बुक का उपयोग किया जाता है इटली और ईरान में, ठीक है ना। और वाइट बुक का प्रयोग किया जाता है पुर्तगाल, चीन और जर्मनी, ये 3 देशों में किया जाता है, ठीक है ना। और ब्लू बुक का ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट में, ठीक है ना। ऑरेंज बुक का नीदरलैंड सरकार की सरकारी प्रकाशन में, येलो बुक का फ्रांस सरकार की सरकारी प्रकाशन में, वाइट पेपर का ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर सरकारी रिपोर्ट के लिए। जैसा कि मैंने अभी हाल कहा था कि हमारे देश में वाइट पेपर का प्रयोग किया जाता है रिपोर्ट के लिए, ठीक है ना। और ग्रे बुक का प्रयोग ब्राज़ील व जापान सरकार की रिपोर्ट के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो आपको इन्हें क्रम से याद नहीं रखना है, इन्हें आप चाहे जैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों आजकल इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा दोस्तों, तो यहाँ से कि किस क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। यानी कि दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पुरस्कार से रिलेटेड भी आता है, ठीक है ना। किससे? पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन भी जीके में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। एक और है जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि डॉक्टर CB रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो वो था भौतिकी के क्षेत्र में। मुझे 99% दोस्तों आप लोगों को पर यकीन है कि इस वाले क्वेश्चन का
जवाब आपको पहले से ही पता था, क्योंकि दोस्तों ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिक्स की दुनिया में दोस्तों सबसे पहले डॉक्टर CV रमन को ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त था। ठीक है ना। अब हम नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन जानते हैं कि अब तक कौन ने कहाँ तक, यानी 2009 तक किन्हें किन्हें यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। ठीक है ना। फिर दोस्तों डॉक्टर CV रमन को हुआ था भौतिकी के, वो भी 1930 में। ठीक है ना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में किस सन में हुआ था, 1968 में। ठीक है ना। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में हुआ था 1976 में। ठीक है ना। डॉक्टर S चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में। ठीक है ना। डॉक्टर अमृत सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। ठीक है ना। BS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में मिला था 2001 में। ठीक है ना। वेंकट रमन के रामकृष्ण को कब मिला था दोस्तों, रसायन के क्षेत्र में, वो भी 2009 में। ठीक है ना। एक और कैलाश आदित्य को मिला है दोस्तों शांति के क्षेत्र में, कहाँ पर दोस्तों, 2014 में। ठीक है ना। इसके बाद नहीं मिला है शायद। ठीक है ना। तो दोस्तों 2014 के बाद का यहाँ पर डिटेल्स नहीं है, केवल 2014 ही तक है कि 1913 से लेकर 2014 तक ये बीच में जितने लोगों को मिले हैं। तो यहाँ पर इसके बाद की डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि एक क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछेगा, यदि पूछ लिया जाए, ठीक ना, कि हमारे भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा पुरस्कार दोस्तों नोबेल पुरस्कार होता है। क्या है सबसे बड़ा, ठीक ना, सबसे ऊंचा कौन सा है, नोबेल पुरस्कार है। यदि दोस्तों सम्मान की बात की जाए तो नवरत्न है, ठीक ना, भारत रत्न। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि इस टॉपिक से भी आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि भारत में प्रथम महिला है, ठीक है ना, भारत में प्रथम महिला। अब देखो दोस्तों किसी भी टॉपिक में हो या फिर कोई सा भी पेपर दे रहे हो, महिला से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको एक ना एक मिलेगा, ठीक ना, कहीं का भी दे रहे हो महिला से रिलेटेड टॉपिक तो आता ही है, ठीक ना, चाहे वो आप 12वीं का ही क्यों ना दे रहे हो, ठीक ना, 10वीं से लेकिन दोस्तों आप कोई सा भी क्यों ना दे रहे हो, आपसे महिला से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो सबसे पहली राष्ट्रपति महिला थी दोस्तों श्रीमती प्रतिभा पाटिल। मुझे उम्मीद है कि ये भी 99% बच्चों को पता होगा पहले से, ठीक ना, एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 में रेलवे में। ठीक। अब हम दोस्तों यहाँ पर लिस्ट देख लेते हैं कि आज तक प्रथम महिलाओं की जो एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी, तो इतनी महिलाएं दोस्तों एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पद का नाम है, यहाँ पर उनका नाम है जिनकी यानी कि बनी हुई महिला, ठीक है ना। तो यहाँ से राष्ट्रपति की बात की जाए कि राष्ट्रपति की जो प्रथम महिला थी तो दोस्तों वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना। यदि बात की जाए कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री महिला थी तो वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है ना। फिर राज्यपाल की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू थी जो कि यूपी की थी, ठीक है ना। मुख्य सूचना आयोग थे दीपक सिंधु थी। IPS किरण बेदी थी, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, सुचिता कृपलानी थी। और कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, ठीक ना। इसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बताऊंगा कि इनमें से इम्पोर्टेंट कौन से याद रखने हैं, ठीक है ना। तो भारत रत्न से विभूषित इंदिरा गांधी, यानी कि दोस्तों सबसे पहले सम्मानित महिला कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक ना। अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला थी, ठीक ना। राजदूत कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक ना। रेलवे ड्राइवर कौन थी, सुरेखा शंकर यादव थी। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ये वाला जरूर याद रखें, ठीक है ना। विदेशी मंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज थी। IAS कौन थी, अन्ना जज थी, ठीक ना। प्रथम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी, आशा पूर्णिमा देवी, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों इसमें से कौन कौन से याद रखने हैं। जो दोस्तों UPSC या फिर पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ उन्हें IPS और IAS इन दो की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक ना। वो जो रेलवे की कर रहा है तो ये वाली आपको रेलवे यानी रेलवे ड्राइवर की तैयारी होनी चाहिए, ठीक ना। इनमें से अब इम्पोर्टेंट कौन से हैं वो भी आप देख लें। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, IPS, ठीक ना, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, अंतरिक्ष यात्री और भारत रत्न से रेलवे ड्राइवर, विदेशी मंत्री, IAS और प्रथम, और ये सभी, यानी कि दोस्तों एक दो ही छोड़ने हैं, बाकी सब इम्पोर्टेंट है इसमें। जैसे कि मैंने कहा था कि जी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, लेकिन मैंने इसे आप लोगों को दर्शाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों वो लगता है सोनपुर उज्जैन, जो कि बिहार में है, ठीक है ना। सोनपुर जो कि बिहार में है, ठीक है ना। अब दोस्तों एक टॉपिक आपसे बड़ा, ठीक है ना, ऊंचा, नीचा, छोटा, ठीक है ना, इससे रिलेटेड यानी कि इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देकर रखे हैं जो कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ठीक ना। ये सभी के सभी किसी ना किसी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ठीक ना। जो आप जो लिस्ट देखते हैं दोस्तों, ये दरअसल एग्जाम के क्वेश्चन ही हैं, ठीक ना। लेकिन मैंने आपको दर्शाने के लिए बस टेबल के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर दी है, ठीक ना। तो भारत में सबसे बड़ा, लंबा और छोटा और ऊंचा, ठीक है ना, यहाँ पर लिस्ट है। तो यदि बात की जाए सबसे ऊंची मीनार की, तो कुतुब मीनार की है, ठीक ना, जो कि दिल्ली में है, ठीक है ना। सबसे ऊंचा बांध क्या है? टेहरी बांध है, जो कि 260.5 मीटर है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट है ये वाला। सबसे बड़ा रेगिस्तान, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, थार है, राजस्थान में है, ठीक ना। सबसे बड़ा गुफा मंदिर क्या है? कैलाश मंदिर है, एलोरा में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चिड़ियाघर क्या है? जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, ठीक है ना। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में है। सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा नदी है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। सबसे ऊंचा दरवाज़ा क्या है? बुलंद दरवाज़ा है, ठीक ना। यदि बात की जाए सबसे बड़ा निवास राष्ट्रपति भवन है, ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। यदि आपसे जनसंख्या की दृष्टि में पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या की दृष्टि में, तो यूपी है, ठीक ना। कौन है? यूपी है। सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि यदि सम्मान की बात की जाए तो भारत रत्न है, लेकिन सबसे बड़ा, ठीक ना, पुरस्कारों में सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा गुरुद्वारा क्या है? स्वर्ण मंदिर है, जो कि अमृतसर में है, ठीक है ना। सबसे लंबी नहर क्या है? इंदिरा गांधी नहर है, जो कि दोस्तों राजस्थान में, ठीक ना। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है? गोरखपुर है, यूपी में है। ये रेलवे की तैयारी के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक ना। सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, जो कि पूरी उड़ीसा में है, ठीक ना। तो ये सभी के सभी आपकी कॉपी में नोट जरूर होने चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और नोट भी। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे कमेंट नहीं आ रहे हैं किसी के भी, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कर दें और साथ में शेयर भी करते चलें, क्योंकि दोस्तों यदि मेरा मनोबल टूटेगा ना तो दोस्तों मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप थोड़ा प्रोत्साहन करते चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों आपके बल के ही लिए तो मैं आपसे जो पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, बॉक्साइट किस उद्योग का कच्चा माल है, ठीक है ना। बॉक्साइट किस उद्योग का कच्चा माल है? तो वो है एल्यूमिनियम का, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ से अब हमारा क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है, ठीक ना, रिवीजन। जो हम दोस्तों 1000 क्वेश्चनों को कर चुके हैं, अब 1000 क्वेश्चनों के लिए दोस्तों ये रिवीजन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखें ये आप सभी लोगों को, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी इस चीज़ से वंचित है, जो वंचित है वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों जिस व्यक्तियों ने ये पढ़ा है वो जरूर अपने मन से पहले से ही टिक लगाते चलें, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर है कि वेदों की और लौटो यह नारा किसने दिया था? तो अभी हाल भी बताया इसी वीडियो में और पहले भी रिवीजन करा चुका हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाशन का स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली दरअसल दोस्तों ऐसा लिखा होगा आपको, ठीक ना, स्ट्रोम्बोली, तो इस टाइप से लिखा है, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ी बिंदी आ गई है, लेकिन वो माँ है आधा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय आधार पर राज्यों का गठन सबसे पहले किस वर्ष में किया गया? तो 1953 में किया गया। कब किया गया था? 1953 में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किन रेलवे स्टेशनों के बीच की गई? तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में किया गया था? तो ये तो अभी हाल आप लोगों ने बताया है, तो आप जल्दी से बताइए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो 1919, 1920, 1928, 1930 क्या होना चाहिए? तो जी हाँ 1919। जिन बच्चों ने एक लगाया है उसका राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में की थी? तो वो की थी सर 1828 में, ठीक है ना। और 1829 में दोस्तों सती प्रथा को तोड़ा था इन्होंने, ठीक है ना।
क्या अवैध माना था सती प्रथा को, ठीक ना, राजा राम मोहन राय ने सन 1929 में, सॉरी 1829 में, ठीक ना, याद रखें, ये नोट कर लें गलत है, शायद पहली बार नहीं बताया हो, इस बार बता दिया मैंने, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम SIDIB का मुख्यालय कहाँ है, ठीक ना, तो वो है लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थलीय कहा जाता है, तो दोस्तों वो है दामोदर नदी को दोस्तों जैविक मरुस्थलीय कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑस्कर 2019 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ, तो वो हुआ ग्रीन बुक को, ठीक ना, किसे, ग्रीन बुक को, जो कि हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आगरा नगर की स्थापना किसने की है, तो वो की थी सिकंदर लोधी ने। किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की कौन सी ऐसी नदी है जिसका पानी, ठीक ना, जिसका लिखा है यहाँ पर, जिसका पानी सदैव हो या फिर हमेशा गर्म रहता है, तो दोस्तों वो है नील नदी, ठीक। कौन सी नदी है, नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक। क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी भी नील नदी है, ठीक ना। और दोस्तों सबसे गर्म पानी, यानी कि दोस्तों इसका पानी भी क्या सदैव गर्म रहता है, ठीक है ना। तो दो ऑब्जेक्ट आपसे यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, यानी दो क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहोगे नील नदी है, ठीक ना। दूसरा क्या कि विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, ठीक है ना, बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम, उसका पानी सदैव गर्म रहता है, उस किसका, नील नदी का, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों जो लोहित नदी है, लोहित नदी को दोस्तों खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, खून की नदी या फिर खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अगल से नोट कर लें। और दोस्तों जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की है, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट ये बनना है आपका, एक ऑब्जेक्ट ये बनना है और दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनने हैं, यानी कि दोस्तों चार ऑब्जेक्ट बनने जो कि चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि आपको किन टॉपिकों को GK GS वाले टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।